इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले बात करेंगे ईरान पर जो इसराइल का हवाई हमला हुआ है। इसराइल के हवाई हमले के बाद ईरान ने बयान जारी कर कहा है कि उनके हवाई सुरक्षा सिस्टम ने इजरायली हमले को नाकाम कर दिया। ईरान ने कहा है कि कई मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया गया। जो मिसाइलें रॉकेट गिरे हैं उन्हें बेहद कम नुकसान हुआ है। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि हवा में ही इसराइल की मिसाइलों को तबाह कर दिया गया। वहीं अमेरिका ने जवाबी हमले के लिए ईरान को चेताया है। साथ ही दोनों देशों को एक दूसरे पर सैन्य हमले बंद करने की सलाह दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की राजधानी तेहरान में धमाके की 6 आवाज़ें सुनाई गई। हवाई सुरक्षा सिस्टम ने तेहरान में 3 जगहों पर हमले को नाकाम कर दिया। ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमले की धमकी भी दी है। इससे पहले इजरायली सेना ने बयान जारी कर ईरान पर हवाई हमले की जानकारी दी। इसराइली सेना ने कहा कि ईरान के सैन्य ठिकानों पर पूरी सटीकता से हमले किए गए। इसराइल ने ईरान के साथ ही सीरिया में भी ईरान समर्थित ठिकानों पर हमले किए। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि हमारा संदेश साफ है कि अगर कोई भी इसराइल को डराने धमकाने की कोशिश करेगा तो उसे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमने आज इसका नमूना दिखा दिया है। हम इसराइल और उसके लोगों की सुरक्षा के लिए रक्षात्मक और आक्रामक दोनों तरीकों से तैयार है। इजरायली सेना ने ईरान को जवाबी हमले को लेकर भी चेतावनी दी है। इसराइल के हमले को लेकर ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के सदस्य ने कहा है कि हम सही समय पर जवाब देंगे। हमें अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। हम जल्दबाजी में कोई काम नहीं करेंगे। इसराइल के ईरान पर हमले को सऊदी अरब ने आलोचना की है और इसे ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। सऊदी अरब ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वो संघर्ष को ख़त्म कराने के लिए एकजुट होकर कार्रवाई करें। वहीं हमले के बाद इसराइल ने अपना हवाई क्षेत्र एहतियातन बंद करने का फैसला किया है। ईरान ने भी हमले के तुरंत बाद अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था और सभी उड़ानों को रद्द कर दिया था, लेकिन अब ईरान ने अपनी उड़ान सेवाओं को फिर से चालू करने का फैसला किया है। वहीं अमेरिका भी इसराइल के समर्थन में आ गया और उसने ईरान को जवाबी हमले को लेकर चेतावनी दी है। अमेरिका ने कहा कि ईरान पर इसराइल के हमलों के बाद दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष सैन्य हमले बंद हो जाने चाहिए। उसने तेहरान को चेतावनी दी है कि वो इसराइल के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई न करे। अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि इसराइल ने ईरान पर हमले से पहले ही व्हाइट हाउस को इसके बारे में जानकारी दे दी थी। आइए हम बात करें बांग्लादेश की। बांग्लादेश की सड़कों पर शनिवार को हिंदुओं का सैलाब नजर आया। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा अधिकारियों की मांग को लेकर सनातन जागरण मंच ने चटगांव में एक विशाल रैली का आयोजन किया। 8 प्रमुख मार्गों को लेकर हिंदू अल्पसंख्यकों ने आवाज़ बुलंद की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक बांग्लादेश की सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। इसे लेकर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने भी एक्स पर वीडियो पोस्ट करके प्रतिक्रिया दी है। रैली के दौरान सनातन जागरण मंच ने 8 मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के विरुद्ध अपराध शामिल लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए न्यायाधिकरण का गठन किया जाए, पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए, उनका पुनर्वास कराया जाए। इसके साथ ही अल्पसंख्यक संरक्षण कानून को लागू किया जाए, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का गठन किया जाए, शैक्षिक संस्थानों और छात्रावासों में अल्पसंख्यकों के प्रार्थना स्थल और पूजा कक्ष बनाए जाएं, हिंदू, बौद्ध और ईसाई वेलफेयर ट्रस्टों को प्राथमिकता दी जाए, साथ ही संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम लागू किया जाए। इसके अलावा पाली और संस्कृत शिक्षा बोर्ड के आधुनिकीकरण और दुर्गा पूजा में 5 दिन की छुट्टी की मांग की गई है। नौकरियों में विवादास्पद कोटा प्रणाली को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया था, जो बाद में हिंसा में बदल गया। बढ़ती हिंसा को देखते हुए 5 अगस्त को हसीना ने इस्तीफा दे दिया और भारत चली गई। हसीना के नेतृत्व वाली सरकार को अंतरिम सरकार द्वारा प्रतिस्थापित किया गया और 84 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को इसका मुख्य सलाहकार नामित किया गया। हालांकि अंतरिम सरकार बनने के बाद भी अल्पसंख्यकों के घरों और धर्मस्थलों पर निशाना बनाया गया। बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शनिवार को एक पुलिस चौकी को निशाना बनाकर किए गए आत्मघाती हमले में 6 कानून प्रवर्तन कर्मियों समेत कम से कम 8 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। सूत्रों के अनुसार यह विस्फोट अफगानिस्तान की सीमा से लगे उत्तरी वजीरिस्तान कबायली जिले के मीर अली तहसील में असलम चेक पोस्ट पर हुआ। जानकारी के मुताबिक 3 पहिया वाहनों पर सवार होकर आए हमलावरों ने चेक पोस्ट और सुरक्षा बलों के वाहनों को टक्कर मारी, जिसके बाद हुए विस्फोट में 4 पुलिसकर्मियों, 2 सैनिकों और 2 नागरिक समेत कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई। इस विस्फोट में अन्य कई लोग घायल भी हो गए और उन्हें मीरान शाह अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के अनुसार हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से पाकिस्तान में आतंकवाद में तेजी आई है। अधिकांश आतंकवादी घटनाएं पड़ोसी देश की सीमा से लगे प्रांतों खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दर्ज की गई। इस महीने उत्तरी वजीरिस्तान जिले में सुरक्षा बलों की तरफ से आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान लगभग 1 दर्जन अधिक आतंकवादियों को मार दिया गया। इसी महीने की शुरुआत में सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ CRSS थिंक टैंक की तरफ से प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 की तीसरी तिमाही में
देश में हिंसा में 90% की बढ़ोतरी के साथ आतंकवादी हिंसा और आतंकवाद विरोधी अभियानों में होने वाली मौतों में तेज बढ़ोतरी देखी गई है। इस साल की 3 तिमाहियों में कुल मौतें पूरे 2023 में दर्ज की गई कुल मौतों से अधिक हो गई, जिसमें नागरिकों, सुरक्षाकर्मियों, अपराधियों समेत 722 मौतें हुई हैं। इनमें से लगभग 97% मौतें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुई हैं, जो एक दशक में सबसे अधिक प्रतिशत है। हम बात करें जर्मनी की। जर्मन नौसेना के अधिकारी ने शनिवार को भारत जर्मनी के संबंधों को लेकर अपने विचार साझा किए। यूरोपीय राष्ट्र की नौसेना के रियर एडमिरल हेल्गे रिस ने कहा है कि भारत और जर्मनी लोकतांत्रिक देश होने के साथ ही अच्छे साझेदार हैं। दोनों देश मिलकर दुनिया को सुरक्षित करना चाहते हैं। हेल्गे रिस की जर्मनी फ्रिगेट की टास्क फोर्स ग्रुप के कमांडर हैं। जर्मनी फ्रिगेट की 7 मई को दक्षिणी गोवा के मोरमुगागो बंदरगाह पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में तैनाती की गई है। कमांडर रिस ने कहा कि दोनों देश लोकतांत्रिक हैं, साथ ही हम कई सारे मूल्यों और रुचियों को साझा करते हैं। हम दोनों देश क्षेत्रीय रूप से जुड़े हैं, लेकिन वैश्विक रूप से भी प्रतिबद्ध है। भारत और जर्मनी के बीच करीबी सहयोग की प्रेरणा है। संयुक्त नौसेना अभ्यास को लेकर उन्होंने कहा कि यह दोनों देशों और उनकी नौसेना के बीच दोस्ती और साझेदारी मजबूत करने का प्रयास है। आने वाले समय में हम और भी अभ्यास करेंगे, मगर अभी इस बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे देशों की सरकारों ने इस बारे में चर्चा जरूर की होगी। इसने कहा कि हिंद प्रशांत तैनाती के तौर पर जर्मन की नौसेना ने अमेरिका और एशिया में कई देशों के साथ साझा अभ्यास किए हैं। जर्मनी नौसेना भारत में इसलिए है क्योंकि यह विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक है। हमारे क्षेत्रीय संबंध काफ़ी अच्छे हैं। हम दोनों का ही उद्देश्य दुनिया को सुरक्षित जगह बनाना है। रियर एडमिरल हेल्गे रिच ने कहा कि भारत और जर्मनी दोनों राष्ट्र अच्छे साझेदार इसलिए भी हैं क्योंकि हमारे मूल्य समान हैं। हमने अच्छे अभ्यास किए हैं। पहले हमने पूर्वी नौसेना क्षेत्र में अभ्यास किया और पिछले कुछ दिनों से हम पश्चिमी तट पर अभ्यास कर रहे हैं। ये अभ्यास पूरी तरह से पेशेवर अंदाज में हुआ है। मैं भारतीय नाविकों के जुनून और पेशेवर ज्ञान से बहुत प्रभावित हूँ। जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्ज गुरुवार को भारत के दौरे पर आए हैं। उन्होंने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की है। आइए हम बात करें ईरान पर आतंकवादी घटना के बारे में। ईरान के आसान दक्षिणी पूर्वी प्रांत में पुलिस काफिले पर हमला हुआ है। इस हमले में 10 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। यह पिछले 24 घंटों में ईरान पर हुआ दूसरा बड़ा हमला है। इससे चंद घंटों पहले इसराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमला किया था। इन हमलों ने 2 ईरानी सैनिकों की मौत हुई है, जबकि कई सैन्य फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा है। ईरानी अधिकारियों ने बताया कि आसान दक्षिणी प्रांत सिस्तान और बलूचिस्तान में शनिवार को ईरानी पुलिस के काफिले पर हुए हमले में कम से कम 10 अधिकारियों की मौत हो गई। ईरानी राजधानी तेहरान से लगभग 1200 किलोमीटर 745 मील दक्षिण पूर्व में गौहर कुह में हुए हमले के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। ईरान की सरकारी रिपोर्टों में बिना अधिक जानकारी के केवल बदमाशों द्वारा किए गए हमले का जिक्र किया गया है, लेकिन कुछ ही समय बाद ईरानी राज्य मीडिया ने कहा कि इस हमले में 10 पुलिस अधिकारी मारे गए हैं। अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के बलूच लोगों के लिए वकालत करने वाले समूह हलवास ने ईरानी पुलिस वाहनों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हरी पट्टी से रंगे एक ट्रक की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए हैं। समूह द्वारा साझा की गई तस्वीर में ट्रक की अगली सीट पर 2 पुलिस अधिकारियों की लाशें दिखाई दे रही हैं। हलवास ने कहा कि हमला 2 सुरक्षा बल वाहनों को निशाना बनाकर किया गया था और उनमें सवार सभी लोग मारे गए हैं। ट्रक में केवल गोलियों से नुकसान हुआ था, न किसी विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। सरकारी इरना समाचार एजेंसी ने कहा कि देश के आंतरिक मंत्री इस्कंदर मोमिन ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि घटना के कारण कई पुलिस वाले शहीद हो गए हैं। ईरानी अधिकारियों ने हमले के लिए किसी संदिग्ध की तत्काल पहचान नहीं की है, न ही किसी समूह ने इसकी जिम्मेदारी ली है। यह हमला शनिवार की सुबह सुबह पूरे ईरान में इसराइल द्वारा किए गए बड़े हमले के बाद हुआ। सिस्तान बलूचिस्तान में रहने वाले बलूच राष्ट्रवादी ईरान के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए खतरा बने हुए हैं। यह पूरा इलाका दशकों से हिंसा से प्रभावित रहा है। इसके अलावा यह इलाका ड्रग्स तस्करी के लिए भी कुख्यात है। सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत ईरान के सबसे कम विकसित हिस्सों में से एक है। इस क्षेत्र के मुख्य रूप से सुन्नी मुस्लिम निवासियों और ईरान के शिया धर्मतंत्र के बीच लंबे समय से अधिक से तनावपूर्ण रहे हैं। आम हमलों में इस क्षेत्र में आतंकवादी द्वारा किए जाने वाले हिट एंड रन हमले शामिल हैं। इस क्षेत्र में सुन्नी आतंकवादी समूह जैश अल अदल का वर्चस्व है। कुछ महीनों पहले पाकिस्तान ने इस आतंकी समूह के ठिकानों पर हवाई हमले करने का दावा किया था। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.